खान यूनिस में हमास के ठिकानों पर फायरिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। आईडीएफ के कई हमास लड़ाकों के मारने का भी दावा किया गया है। गाजा में आईडीएफ जवान की जबरदस्त गोलीबारी की तस्वीर आपके सामने होगी, जहां आईडीएफ के सैनिक ने खुद वीडियो जारी किया। वॉर जोन से आ रही एक और बड़ी खबर है, जहां हमास लड़ाके ने फिलिस्तीनी महिला को गोली मारी है। महिला को सुरक्षित जगह पर जाने से रोकने की कोशिश थी। गाजा में रॉकेट और गोला बारूद फैक्ट्री पर कब्जे को लेकर बड़ी खबर आई, जहां आईडीएफ ने फैक्ट्री पर कब्जे का किया है दावा। तस्वीरें आपके सामने, देखिए किस तरीके से उस फैक्ट्री पर कब्जे करने का दावा किया गया है आईडीएफ की तरफ से, और गोला बारूद इस फैक्ट्री में था। गाजा में रॉकेट और गोला बारूद वाली फैक्ट्री पर कब्जा किया गया है। हिजबुल्लाह के हमले को आईडीएफ ने किया नाकाम। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने एंटी टैंक अटैक को नाकाम कर दिया है। एक और बड़ी खबर, जहां हमास के लॉन्ग रेंज रॉकेट को पकड़ा गया। आईडीएफ को एक कैंप में लॉन्ग रेंज रॉकेट मिले। तो हमास के अलग अलग ठिकानों पर कब्जा और इस बीच बड़े दावे, जहां एक फैक्ट्री की तस्वीर थोड़ी देर पहले आपने देखी, लेकिन अब आईडीएफ को एक कैंप मिला है और इस कैंप में थे लॉन्ग रेंज रॉकेट। यूक्रेन का रूस के खिलाफ काउंटर अटैक। एक और बड़ी खबर, रूस के एरियल अटैक को नाकाम किया गया। रूस का ये एरियल अटैक, जिसे नाकाम करने का दावा किया गया। और खेरसों में यूक्रेन का बड़ा काउंटर अटैक हुआ। यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को उड़ा दिया। तो तस्वीरें आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से टारगेट हिट किए जा रहे हैं और यूक्रेनी सेना ने रूसी टैंक को टारगेट कर कैसे उड़ाया। ये तस्वीर देखिए खेरसों की, ये तस्वीर जहां यूक्रेन का बड़ा काउंटर अटैक जारी है। तो 8 बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से वॉर जोन से आ रही बड़ी खबरों का होगा विश्लेषण। लेकिन बड़ी खबर सामने आई है खान यूनिस से, जहां हमास के ठिकाने पर हमले को अंजाम दिया गया। वहीं गाजा में आईडीएफ के जवान की गोलीबारी, जहां सैनिक ने जारी किया है बाकायदा इसका वीडियो, और सुरक्षित जगह जाने से महिला को रोकने पर कैसे मौत के घाट उतार दिया गया उसकी तस्वीर आपके सामने थी। हालांकि गाजा में रॉकेट फैक्ट्री पर कब्जे को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। वहीं आईडीएफ ने एंटी टैंक अटैक को नाकाम करने की भी तस्वीरें जारी की हैं, और आईडीएफ को जिस तरीके से लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिले हैं, रॉकेट मिले हैं, इस पर भी ये एक और हथियार डिपो जिस पर कब्जा करने का आईडीएफ दावा कर रहा है। और साथ ही एक और वॉर फ्रंट, जहां रूस के एरियल अटैक को कैसे यूक्रेन ने नाकाम किया उसकी तस्वीर आपने देखी। वहीं खेरसों में जारी यूक्रेन के बड़े काउंटर अटैक की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। तो वॉर जोन से आ रही इन्हीं तमाम बड़ी खबरों पर होगा एनालिसिस। मेरे को इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही एयर कमोडोर रिटायर्ड अशमिंदर सिंह बहल सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जय हिंद सर, स्वागत है आपका इन तमाम बड़ी खबरों पर।
पर विश्लेषण। उससे पहले सबसे बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट से यूरोप महायुद्ध, ये सबसे बड़ी खबर है। और इस खबर के साथ साथ आपको हम ये भी बता दें कि किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट से आ रही खबरों के तहत ये जानना जरूरी है कि सीरिया से बड़ी खबर आई, जहां ईरान पर इजराइल का हमला हुआ है। ये 4 बड़ी खबरें आपके सामने। खबरें लेबनान की भी होंगी, जहां हिजबुल्लाह कमांडर को मारे जाने का बड़ा दावा किया गया है और लेबनान के इस फ्रंट पर किस तरीके से घातक हथियारों का इस्तेमाल कर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, एक एक डिटेल आपके सामने होगी। लेकिन युद्ध के हालात के बीच स्वीडन की भी है युद्ध की तैयारी। ऐसा क्यों, किस तरीके के खतरे को आगाह करते हुए स्वीडन अब युद्ध के लिए तैयार है, इस बारे में डिटेल जानकारी आपके सामने। वहीं पिछले 2 महीने से लाल सागर से आ रही बड़ी खबरें और उन खबरों के तहत आज ये जानना जरूरी है कि यहां पर हो रही मूवमेंट्स की रिपोर्ट आखिर हुती क्यों पहले ही जानना चाहता है। तो हुती ने अब बकायदा रेड सी, लाल सागर में हो रही हर गतिविधि की एक एक रिपोर्ट मांग ली है। तो ये 4 बड़ी खबरें और सबसे पहले तेल अवीव के खात्मे के काउंटडाउन आखिर है क्या, आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले साउथ अफ्रीका से आई दिल दहला देने वाली ये तस्वीर देखिए। दक्षिण अफ्रीका में पुलिस की बर्बरता की तस्वीर अब आपके सामने होगी। विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उस विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों पर की गई फायरिंग की ये तस्वीर देखिए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को गोलियों से भून दिया। मजदूरी को लेकर कोयला खनिकों का यह प्रदर्शन जारी था। इस प्रदर्शन पर काबू पाने की बजाय इन्हें गोलियों से भून दिया गया। मजदूरी को लेकर कोयला खनिकों का यह प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन को रोकना ही नहीं बल्कि इन लोगों को यहां से हटाने की बजाय सीधा इनके ऊपर गोलियों से वार कर इन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। और लेबनान पर इजरायल के भीषण हमले को लेकर बड़ी खबर, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला, हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर है स्ट्राइक। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह को बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के ठिकानों को कैसे नुकसान पहुंचाया गया उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और अब टारगेट पर था हिजबुल्लाह का वेपन डिपो, जिस पर एयर स्ट्राइक की गई। साउथ लेबनान में जारी भीषण बमबारी को लेकर भी आज बड़ी खबर आई। इजरायली फाइटर प्लेन का एक्शन देखिए। लेबनान के कफर किला शहर पर हुआ हमला। साउथ लेबनान पर भीषण बमबारी को लेकर एक और बड़ी खबर, जहां साउथ लेबनान पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक। साउथ लेबनान पर आईडीएफ की विध्वंसक शेलिंग देखिए। सीमा से सटे पूरे इलाके में हमले का ऐलान। तो लेबनान पर आईडीएफ की विध्वंसक शेलिंग और लेबनान के कफर किला शहर पर हमले के साथ साथ इजरायल किस तरीके से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले को अंजाम दे रहा है उसकी ये तस्वीरें आपके सामने। एक तरफ हिजबुल्लाह के वेपन डिपो पर एयर स्ट्राइक, वहीं इजरायली फाइटर प्लेन का एक्शन देखने को मिला साउथ लेबनान में, जहां देखिए किस तरीके से कफर किला शहर पर हमले को अंजाम दिया गया। और विध्वंसक शेलिंग की एक और तस्वीर जारी की गई, जहां सीमा से सटे पूरे इलाके में हमले का अलर्ट। एक और सबसे बड़ी खबर, लेबनान में मारा गया हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर। इजरायली एयर स्ट्राइक में विसम अल-ताविल की मौत को लेकर बड़ी खबर आई। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स का डेप्यूटी हेड था ताविल। इजरायल के विदेश मंत्री कत्स ने हमले की पुष्टि भी की है। आपको बता दें, पहली बार इजरायल से सार्वजनिक तौर पर हमले की जिम्मेदारी भी ली गई है। तो हिजबुल्लाह कमांडर को मौत के घाट उतार दिया गया है। यह बड़ी खबर है। इजरायल हिजबुल्लाह में
ऑल आउट वॉर, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बड़ी इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, जहां देखिए कैसे इजरायली हमले में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर विसम अल ताविल की मौत को लेकर बड़ी खबर आई है। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स का डेप्यूटी हेड विसम अल ताविल मारा गया है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह का यह रिश्तेदार था। एसयूवी से भागने के दौरान इजरायली फोर्स ने पिन पॉइंट एयर अटैक कर हमले को अंजाम दिया। पहली बार इजरायल ने हिजबुल्लाह कमांडर की मौत की जिम्मेदारी भी ली है। हिजबुल्लाह के 600 से ज्यादा ठिकानों पर इजरायल हमलों को अंजाम दे चुका है। इजरायली हमले में अब तक 130 हिजबुल्लाह लड़ाके मारे गए हैं। लेकिन अब इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधे इजरायल के टारगेट कमांडर को लेकर ये जो बड़ी खबर आई है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी। जहां नाम आपने सुना विसम अल ताविल का, जो कि डेप्यूटी हेड है रदवान फोर्स हिजबुल्लाह का, और साथ ही बड़ी खबर सामने आई साले अल अरोरी, जिसे कुछ दिन पहले हमास के डेप्यूटी लीडर को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। इसमें एक और फेहरिस्त में नाम है अज़ाम अल आकरा का, जो कि हेड कमांडर है अल कसाम ब्रिगेड का। वहीं सीनियर कमांडर हमास के नॉर्दर्न गाजा यूनिट के अहमद अल गंदौर को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। इस फेहरिस्त में अगला नाम आता है समीर फैंदी के साथ साथ इब्राहिम बयारी का, जो कि हमास के नुखबा यूनिट का कमांडर है, और साथ ही हमास के अल कसाम ब्रिगेड के कमांडर समीर को भी मौत के घाट उतारा जा चुका है। वहीं अल कदही, जो कि कमांडर रह चुका है नुखबा यूनिट हमास का, मुराद अबू मुराद टॉप कमांडर हमास का, किस तरीके से लगातार टारगेट पर है और इस टारगेट को कैसे अंजाम तक पहुंचाते हुए मौत के घाट उतारा जा रहा है, उसमें हमास के कमांडर बिलाल अद-कद्र का भी नाम है और इब्राहिम बियारी का भी नाम शामिल है। लेकिन इस बीच ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। सिन्हा सर, आई वांट यू टू जॉइन मी ऑन दिस, क्योंकि ये अब देखा जा रहा है कि लेबनान के इस फ्रंट पर लगातार हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। उसमें टॉप कमांडर्स को ढेर करने के बाद इजरायल बकायदा ये चुनौती के साथ साथ चेतावनी तो देता था, लेकिन अब इनके खात्मे की खबरें साझा की जा रही हैं और वीडियोस भी कि कैसे इन्हें पिन पॉइंट हिट किया गया। सुरभि, जय हिंद। देखिए, जो आप कह रही हैं 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया, चौथे महीने में हम जा रहे हैं, जबकि ये इजराइल ये कहता था कि वो वॉर को एक्सपैंड नहीं करना चाहता है, मगर मेरा अपना आकलन कहता है कि इजराइल जरूर चाहता है कि बोथ लेबनान और सीरिया के अंदर से जो उसको थ्रेट है उसको कहीं न कहीं खत्म करे, पूरी तरह से नहीं तो कहीं ना कहीं उसको टोटल डिग्रेड करे। आपने बड़ा अच्छा बताया कि देखिए, अरूरी जो साले अल अरूरी को जब मारे थे तो 6 कमांडर्स के साथ मारे गए थे, और वो टारगेटेड अटैक था, वो टारगेटेड अटैक जिस मिसाइल से उन्होंने हमला किया था। तो 2 चीजें वो कर रहा है लेबनान में जो उसकी पहले एक रूल ऑफ द गेम करता था, पहले वो एक कॉशन करता था, कभी मारता नहीं था डायरेक्ट। अब वो है एब्सोल्युटली टारगेटेड है, केवल वो चुन चुन करके मारता है। और आज आपने बताया कि हिजबुल्लाह के जो उनके कमांडो विंग का, जो कि नसीरुल्लाह का एक रिश्तेदार है जिसको मारा है तवैली को, वो वहां पर, क्योंकि उसका जनरल, यदि आप कासिम के साथ सुलेमानी के साथ देखेंगे तो उनके ताल्लुकात उस लेवल का लीडर है था और उस कमांडर को मार गिराया। तो कहीं न कहीं इजराइल एब्सोल्युटली अपने जो रिट्रीब्यूट कर रहा है, खास करके लेबनान में, और नौ सीरिया में भी शुरू हो चुका है। दमास्कस में आपने देखा कि किस तरह से 15 जो IRGC के कमांडरों को मारा, फिर अभी अलेप्पो में चल गया, एब्सोल्युटली नॉर्थ पे है, जहां पर दोनों जगहों से ये चीजें आती हैं, ईरान के थ्रू बाय एयर आता है, तो वो पहले ही जैसे ही ग्राउंड पे आता है उसको तबाह कर देता है, उसको लगने भी नहीं दे रहा है। सर, अक्टूबर में हम इस लिहाज से चर्चा करते थे कि किस तरीके से अलग अलग वॉर फ्रंट में इजरायल इन सब हालात को मैनेज करते हुए इस वॉर फ्रंट में कितना एग्रीवेट होगा, लेकिन अब तो ये हकीकत नजर आ रही है, क्योंकि अब हिजबुल्लाह ने भी इजरायल से बदले का ऐलान कर दिया है। अब से 5 घंटे बाद तेल अवीव पर बड़े हमले की चेतावनी को लेकर सबसे बड़ी खबर है, हिजबुल्लाह ने पूरे तेल अवीव को जला डालने की धमकी दे दी है। अल ताविल की मौत से भीषण गुस्से में है हिजबुल्लाह। तो हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजरायल में भी हाई अलर्ट। एक और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बार फिर से सुनिए कैसे हिजबुल्लाह की धमकी के बाद इजरायल में हाई अलर्ट है और तेल अवीव समेत इजरायल के कई शहरों में अलर्ट जारी किया गया है। लेबनान से हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले की आशंका है और अल ताविल की मौत के बाद इजरायली डिफेंस भी एक्टिव नजर आ रही है।
हिजबुल्ला की धमकी के बीच तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को लेकर भी बड़ी खबर। हमास हिजबुल्ला से युद्ध को लेकर इजरायल से बात की जा रही है। पोस्ट वॉर को लेकर नेतन्याहू सरकार पर दबाव बनाने की ये कोशिश है। हालांकि गाजा में सीज फायर को लेकर भी दबाव एंटनी ब्लिंकन बनाएंगे, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो पोस्ट वॉर सिनेरियो को देखते हुए एक और महत्वपूर्ण मुलाकात और हमास और हिजबुल्ला से युद्ध को लेकर, इजरायल से बातचीत को लेकर यह सबसे बड़ी खबर है। हिजबुल्ला की धमकी के बीच तेल अवीव पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री को लेकर बड़ी खबर आखिर और है क्या। इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए सीधे इस बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अब आपके सामने होगी, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि युद्ध के हालात के बीच किस तरीके से बड़ा प्लान सामने आ रहा है। और पोस्ट वॉर पर अमेरिकी प्लान को लेकर पहली बड़ी खबर यह कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन तेल अवीव में ही हैं और नेतन्याहू सरकार से पोस्ट वॉर की शर्तों पर बात रखेंगे। एक रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही जा रही है, क्योंकि युद्ध के बाद गाजा में सरकार को लेकर नेतन्याहू से बातचीत को लेकर बड़ी खबर है। हिजबुल्ला और हुती के खिलाफ रणनीति को लेकर चर्चा की जा रही है और युद्ध के इस हालात के बीच बहल सर ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही बात मैंने सिन्हा सर से शुरुआत में कही थी। अभी तक धमकियां दी जाती थी, अब पिन पॉइंट टारगेट हिट किए जा रहे हैं। एग्रीवेट इग्नाइट होती इस सिचुएशन के बीच क्या इजरायल अमेरिका की बात मानने को भी तैयार नजर आ रहा है? सुरभि जय हिंद। और बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। सबसे पहले ये फेज 3 पे अटैक्स शुरू हो गए हैं। फेज 1 और 2 हाई इंटेंसिटी अटैक्स थे और उसमें कई सिविलियंस की भी डेथ हुई थी, 22,000 से ऊपर। लेकिन फेज 3 में अब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं। तभी टारगेटेड किलिंग्स की जा रही है लीडर्स की। और वो लीडर्स अगर आप देखें तो सभी के सबके लिंक सुलेमानी के साथ भी थे, जो कि कुछ फोर्स के कमांडर रह चुके, जिन्हें अमेरिकन ने मारा था जनवरी 2020 के अंदर। तो ये सारा जो लिंक है, अब सीरिया के अंदर भी जो मारा गया मुसावी, उसके भी सुलेमानी के साथ लिंक थे। अब जो लीडर मारा गया है वो तावील, उसके भी लिंक सुलेमानी के साथ थे। अब दूसरी बात आती है, जो प्रेशर, इंटरनेशनल प्रेशर बन रहा है पूरे विश्व में इस युद्ध को रोकने के लिए, कि जिस हिसाब से ह्यूमैनिटेरियन कंडीशंस इतनी खराब हो गई हैं कि वहां सैकड़ों की संख्या में लोग रोज मर रहे हैं और उनको अभाव है, खाने का अभाव है और दवाइयों का अभाव है और रहन सहन का बहुत ही बुरा हाल है उनका। और जो टारगेटेड किलिंग्स ये करते भी हैं तो उसके साथ साथ कई महिलाएं और बच्चे भी मारे जा रहे हैं और ओपनली मारे जा रहे हैं। तो अब जो प्रेशर बना है अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर, कनाडा के अंदर, तो अमेरिकन प्रेशर की वजह से ही एंटनी ब्लिंकन अब 9 कंट्रीज की विजिट में, जिसमें पहला जो है तेल अवीव के अंदर है। तेल अवीव को इजराइल के लिए एक चीज बहुत क्लियर है, हमास को खत्म करना है। लेकिन उसका हमास का वो लेके, बहाना लेके अब वो अपने जितने भी दूसरे उसके दुश्मन है, जैसे कि हिजबुल्ला हो गया और सीरिया के अंदर जो मिलिशिया हो गया, उन सभी को वो टारगेट करना शुरू कर दिया। उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस के साथ साथ इनको भी मार रहा है। अब तो टारगेटेड किलिंग्स कर रहा है हिजबुल्ला की। पहले लेबनान में वो वॉर नहीं एक्सटेंड करना चाहता था, लेकिन अब वो चाहता है कि ये लड़ाई खत्म होने जा रही है, ऐसे उसको लग रहा है। और उसके खत्म होने से पहले वो अपने बाकी दुश्मनों को भी हिट करना चाहता है, ताकि जब ये लड़ाई खत्म हो और पोस्ट वॉर की तरफ बढ़े तो कहीं ना कहीं इजराइल की सिक्योरिटी और मजबूत हो जाए। और जो बातचीत चल रही है इस समय, वो बातचीत में जो पोस्ट वॉर की सिचुएशन है उसके अंदर इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि इनका होमलैंड बने। बंधकों के पीछे छुपा सिनवार। हालांकि ये सबसे बड़ी खबर इस वॉर फ्रंट से आ रही है, जहां आपको बता दें सहला में अल तलाल मस्जिद तबाह हो चुकी है और मस्जिद के नीचे टनल होने का किया गया है दावा। मस्जिद में हमास के ठिकानों की भी खबर है। खान यूनिस में इजराइल ने हमलों को भी और बढ़ा दिया है। और दक्षिण गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमले को लेकर बड़ी खबर आई। खान यूनिस में हमास के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। रिहायशी इलाकों में आईडी ब्लास्ट। ये तस्वीर देखिए। खान यूनिस में हमास पर ऑल आउट अटैक। गाजा में अब तक की सबसे घातक बमबारी। एक और बड़ी खबर दक्षिण और सेंट्रल गाजा में एयर अटैक को लेकर। 24 घंटे में 249 लोगों की मौत, 510 घायल। गाजा में मौत का आंकड़ा 23,000 के पार हो गया है। जान गंवाने वालों में 70% महिलाएं और बच्चे हैं। फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसको लेकर दावे किए हैं।
तीन बड़ी खबरें एक साथ अब आपके सामने होंगी, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है और मस्जिद में हमास के ठिकाने की खबर सामने आई थी, जिसके बाद देखिए किस तरीके से यहां हमले को अंजाम दिया गया। खान यूनिस में इजराइल ने हमले और तेज कर दिए हैं। वहीं दक्षिण गाजा में आईडीएफ के विध्वंसक हमले की वो तस्वीर जहां देखिए किस तरीके से रिहायशी इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और खान यूनिस में हमास के ठिकाने को भी तबाह कर दिया गया। वहीं 24 घंटे में 249 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि 510 घायल बताए जा रहे हैं और गाजा में मौत का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच गया है। वहीं गाजा में बेहिसाब तबाही की तस्वीरें तो लगातार TV9 भारतवर्ष आपको दिखाता है, जहां खंडर में तब्दील हो चुके हैं ज्यादातर इलाके। लेकिन ये आंकड़े देखिए, जहां 24 घंटे में 249 लोगों की मौत और 510 लोगों के घायल होने की खबर आई है और अब तक 23,084 लोगों की मौत हो चुकी है। 8,500 हमास लड़ाकों की मौत, अब तक 58,926 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 7,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। लेकिन इस बीच जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है गाजा में शेल्टर कैंप के पास आईडीएफ की बमबारी की एक और सबसे बड़ी खबर आई। भीषण धमाके के बाद उठा धुआं देखिए, इजरायली बमबारी से लोग भी सहम गए। हर तरफ हमले के बाद चीख पुकार, जान बचाकर भागते नजर आए लोग। सेंट्रल गाजा में इजरायली बमबारी, सेंट्रल गाजा के आसमान में दिखे फ्लैग के जरिए हमास ठिकानों पर हमले को अंजाम दिया गया। दक्षिण गाजा में ही पहली बार हमास का रॉकेट अटैक हुआ। एक और बड़ी खबर आई, राफा से हमास ने दागे 10 रॉकेट। इजरायली सैन्य बेस को निशाना बनाने की ये कोशिश। हालांकि बड़ी खबर यह आई कि इजरायली एयरपोर्ट को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। और अब सबसे बड़ी खबर, जहां बंधकों के पीछे छुपा सिनवार, क्योंकि हमास डेप्यूटी चीफ सिनवार की लोकेशन का पता चला है और यानी सिनवार के टनल लोकेशन को लेकर हुआ है खुलासा। बंधकों से घिरा है हमास लीडर सिनवार। बंधकों की वजह से सिनवार पर हमला भी मुश्किल हो चुका है। हालांकि इजरायली अखबार हायोम की तरफ से बड़े दावे सिनवार और उसकी लोकेशन को लेकर किए जा रहे हैं और उसमें सबसे बड़ा दावा यह कि बंधकों के बीच ही मौजूद है सिनवार। बंधकों की वजह से सिनवार पर हमला भी मुश्किल हो चुका है। सिनवार पर क्या जल्द ही हमले को अंजाम दिया जाएगा, क्योंकि हमास के डेप्यूटी चीफ यहां सिनवार की लोकेशन का खुलासा हुआ है और आईडीएफ को यहां सिनवार की लोकेशन की पुख्ता जानकारी है। हमास के कब्जे में मौजूद बंधकों से घिरा हुआ है सिनवार। हमले से बचने के लिए बंधकों को ढाल बना रहा है सिनवार। हालांकि जानकारी के बावजूद सिनवार पर सीधा हमले से परहेज कर रही है आईडीएफ और इजराइल की तरफ से ये जो बड़े दावे किए जा रहे हैं, इन लोकेशंस को सिन्हा सर ट्रैक और ट्रेस तो हमेशा से किया जा रहा है। ऐसे में पहले इन्हीं टॉप लीडर्स की कतर में मौजूदगी को लेकर बंधकों की रिहाई के दौरान ये चर्चा हुई कि कतर की धरती को असैसिनेशन के लिए मोसाद इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन चुनौती तो अभी तक यही है ना सर कि आखिर बंधक कहां है, और अब बंधकों को ही ढाल बनाकर अगर ये टॉप कमांडर्स शरण लिए बैठे हैं, एक सेफ जोन इसे समझ रहे हैं, तो इजराइल कैसे पहुंचेगा इन तक? देखिए सुरभि, मेरा जो आकलन कहता है, जो देखिए अभी 132 हॉस्टेजेस के आसपास में बच गए हैं। 23 का तो उन्होंने इजराइल का भी एक आंकड़ा आया है कि वो मारे गए। तो 132 के अंदर में जो ह्यूमन शील्ड बना करके, और ये देखिए ये यहां पर भी देखेंगे, अब आप जाएंगे ट्रांस अटलांटिक एरिया में, यूक्रेन में भी, वहां जाके देखें, सिनवार को उस समय तक नहीं मारेगा। मेरा ये पूरा मानना है इजराइल जब तक कि वो पूरा काबू ना कर ले खान यूनिस में। देखिए नॉर्थ गाजा तो उसने कल ही कर दिया कि मोर लेस उन्होंने वहां से हमास हमला नहीं कर सकता, क्योंकि जिस तरह से बेत लहिया, बेत हनन, उसके बाद गाजा सिटी उसके साथ में, आप जो आज बता रही थी, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया था, सेंट्रल गाजा। सेंट्रल गाजा पे यदि आप आती हैं तो वहां देरा अल बलाद का इलाका है, वहां 4 रिफ्यूजी कैंप्स हैं, वो भी एक बहुत बड़ा इलाका है। वहां तो अभी ऑपरेशंस, एक आपने अभी बहुत अच्छा एक खबर दिया कि रफा से वो अभी फायर कर रहे हैं मिसाइल।
रफा एब्सोल्युटली साउथ है। इसके पहले तो वो या तो करते थे सेंट्रल गाजा से, या वो करते थे एब्सोल्युटली बेत लैया जो कि नॉर्दर्न गाजा के इलाके में है, बेत हनन के इलाके से। तो वहां पर उन्होंने पूरी काबू पा ली है। यहाँ पर सेंट्रल गाजा में या साउथ गाजा में जब खान यूनिस के इलाके में आती है सुरभि, तो आप देखिए अभी भी ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ, टनल्स अभी भी वहां है। Exactly. तो भले वो कहा दे कि हम थर्ड फेज शुरू कर चुके हैं, मगर देखिए आप 258 तो ये तो एब्सोल्युटली न्यू नॉर्मल हो चुका है ना। पहले 250 के आसपास कैजुअलिटी होता था, कहते थे कि अभी ना आग लग गई। अब तो हम ये मान रहे हैं ना कि इसको मान चुके हैं कि इतना कैजुअलिटीज होंगे, और वो उस समय तक करेगा जब तक कि पूरी रफा तक वो उसको क्लियर ना कर दे, उनकी कैपेबिलिटी को खत्म ना कर दे। हार नहीं मान रहे हमास के लड़ाके। हालांकि इजरायली फोर्स पर हमास के हमले जारी हैं और गाजा में इजरायली सेना का मरकबा टैंक कैसे तबाह किया उसको लेकर भी बड़े दावे किए गए हैं। हालांकि आरपीजी से इजरायली टैंक को तबाह करने की ये तस्वीर देखिए। ग्राउंड ऑपरेशंस को किस तरीके से आईडीएफ अभी तक अंजाम दे रही है अलग अलग जगहों पर, नॉर्थ से साउथ का रुख करते हुए, इस बारे में एक्सपर्ट्स हमें बता रहे थे। लेकिन अब ये वो तस्वीरें सामने आई है जहां देखिए किस तरीके से इन्हीं ऑपरेशंस के दौरान आईडीएफ पर टारगेट कर रहा है हमास। और हमास के अल कस्साम ब्रिगेड के हमले को लेकर खबर आई। गाजा में हमास का घात लगाकर हमला। हमास के हमले में इजरायली टैंक तबाह हुआ। हमास के लड़ाकों ने आरपीजी से टैंक को उड़ा दिया। और इजरायल की वेस्ट बैंक में छापेमारी को लेकर आज बड़ी खबर आई। छापेमारी के दौरान आईडीएफ पर भीषण हमला हुआ। इजरायली फौज पर आईडी से हमला। तुलकर्म में आईडीएफ के व्हीकल को कैसे उड़ाया देखिए। हमास समर्थकों का आईडीएफ के व्हीकल पर यह हमला। तो लगातार किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, जहां हमास लगातार आईडीएफ को भी अब हिट कर रहा है इन ग्राउंड ऑपरेशंस के दौरान, उसकी तस्वीर देखिए। क्योंकि हमास हार नहीं मानने वाला, इजरायली फोर्स पर लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। और गाजा में हमास का घात लगाकर इस हमले की ये तस्वीर देखिए, जहां इजरायली टैंक को तबाह कर दिया गया, वहीं इजरायली फौज पर आईडी से हमले को अंजाम दिया गया। और हमास को नॉर्थ कोरिया से मिले हथियार। एक और बड़ी खबर आई। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की यह रिपोर्ट। हमास को रूस चीन से भी हथियार की सप्लाई। हुथी और हिजबुल्लाह भी हमास को वेपन दे रहा है। हमास के पास पहले से ईरानी हथियार तो मौजूद थे, लेकिन अब इस रिपोर्ट के आधार पर बड़े दावे किए जा रहे हैं, जिसमें दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट के आधार पर दावा कि हमास को रूस चीन से भी मिले हैं हथियार और हमास को नॉर्थ कोरिया से भी हथियार मिले हैं। वहीं बाइडेन की सुरक्षा में बड़ी चूक को लेकर आज खबर आई। बाइडेन के करीब पहुंचे प्रदर्शनकारी एयरफोर्स 1 के करीब प्रदर्शनकारी नजर आए। इजरायल के विरोध में सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर मौजूद थे। और ये उस वक्त की तस्वीर है जब वो डलास में एयरफोर्स 1 से बाइडेन उतर रहे थे, तो उसके बाद उनके बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। और बड़ी खबर व्हाइट हाउस की सुरक्षा में सेंध को लेकर। व्हाइट हाउस के गेट से कार टकरा गई। गेट से टकराने के बाद ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइट हाउस पूरे मामले की जांच में जुटा हुआ है। जांच तक कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और जीसेंट इलाके को बंद रखने का फैसला लिया गया है।
दो तस्वीरें अब एक साथ आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से व्हाइट हाउस की सुरक्षा में चूक को लेकर ये बड़ी खबर सामने आई है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं 9 जनवरी 2024 की, जहां व्हाइट हाउस में सुरक्षा में चूक को लेकर पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके साथ ही 17 दिसंबर 2023 की वो तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जब इससे पहले भी बाइडेन की सुरक्षा में चूक को लेकर ये मामला सामने आया था। लेकिन आज जो खबर सामने आई है उसमें उसके मुताबिक एक कार व्हाइट हाउस के गेट से टकराई है। क्या ये महज एक हादसा था, क्या थी की मंशा, इसको लेकर लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और इजराइल को लेकर अमेरिका का विरोध, बाइडेन के भाषण के दौरान लोगों का हंगामा, दक्षिण कैरोलिना में भाषण को बाधित किया। प्रदर्शनकारियों का गाजा में युद्ध विराम की मांग है। और ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां ये बड़ी खबर सामने आई है कि किस तरीके से इजराइल को लेकर अमेरिका का विरोध किया जा रहा है। और बाइडेन के भाषण के दौरान लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बेल सर, एक क्विक रिएक्शन में इस पर आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि मुश्किलें लगातार यहां पर अमेरिका की उस लिहाज से बढ़ती जा रही है जहां अंदर अमेरिका में ही इजराइल का तो विरोध किया जा ही रहा है, इजराइल को दी जा रही मदद पर भी अब सवाल उठने लगे। देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है, अमेरिका दिखाने के लिए कि वो ये युद्ध को रोकना चाहता है, कहीं ना कहीं अपना भी जो एम है वो सीधा कर रहा है। तो वो उनकी मदद भी कर रहा है, उन पे प्रेशर भी बना रहा है दिखाने के लिए, लेकिन साथ साथ में उतना प्रेशर नहीं बना रहा है कि युद्ध को रोके और वो मदद को रोके। अपनी जितने हथियार और वेपन सिस्टम्स अमेरिका दे रहा है, अगर वो रियली में रोकना चाहता है तो कहीं ना कहीं वो हथियार देना बंद कर देगा। लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे मैं आपको लिंक्स बता रहा था, उन सभी लीडर्स को मारा जा रहा है जिनकी लिंक्स सुलेमानी के साथ थे, जो अमेरिका के अगेंस्ट काम करते थे। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भी अपना एम क्लियर कर रहा है। तो वो ये चाहता है कि उसके नेशनल इंटरेस्ट तो सारे पूरे हों और इजराइल के भी पूरे हों, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वो ये जरूर कह रहे हैं कि जो अटैक्स हैं सिविलियंस पे ना किए जाएं। लेकिन जैसे आप खुद देख रहे हो कि 250 के करीब तो रोज सिविलियन मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो चीजें जो अलग हैं, एक जो दूसरों को दिखाने के लिए है और एक जो वो एक्चुअली कर रहे हैं। और यही चीज अब सबको समझ आ रही है। इसी वजह से बिडेन की अपनी पॉपुलैरिटी रेटिंग भी अमेरिका के अंदर काफी कम हो चुकी है और पहली बार इतना बड़ा ड्रॉप भी हुआ है। उनके हर पॉलिसी डिसीजन में ये देखा गया है कि वो जो हमेशा ह्यूमैनिटेरियन स्टैंस दिखाते हैं वो एक्चुअली पूरा नहीं करते उसको। इजराइल वर्सेस ईरान जंग शुरू, और उस लिहाज से भी अमेरिका की कैसे चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन उससे पहले रेड सी में हूती के बड़े फरमान को लेकर आज एक बड़ी खबर आई, जहां कमर्शियल शिप को देनी होगी जानकारी और रेड सी पार करने से पहले ये डिटेल्स देनी होंगी। इजराइल से संबंध होने पर हमला होगा, अमेरिकी नौसेना को हूती की ये चुनौती। रेड सी में हूती के इस फरमान को लेकर इंफॉर्मेशन आपके सामने, जहां आपको बता दें कि बाब अल मंदाब से गुजरने वाली हर शिप के लिए यह फरमान है। रेड सी से गुजरने से पहले हूती को इसकी जानकारी देनी होगी। कमर्शियल शिप में जा रहे सामान की पूरी जानकारी साझा करनी होगी। इजराइल से संबंध नहीं होने पर ही शिप को आगे बढ़ने दिया जाएगा और इजराइल से संबंध रखने वाले शिप पर हमले जारी रहेंगे। सिन्हा सर, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि पिछले 2 महीने में 25 से ज्यादा शिप्स को हाईजैक करना या हमले के जरिए उन्हें उड़ा देना, आज ये फरमान बकायदा जारी किया जा रहा है कि इंफॉर्मेशन पहले साझा की जाए। देखिए सुरभि, यदि आप बड़े गेम को देखती हैं तो इसके पीछे जो मंशा है, देखिए हूती एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस जगह को कंट्रोल करता है, मगर वहीं पर आप देखिए जिबूटी है, चाइना का सबसे बड़ा बेस है, चाइना का नाम अब कहीं नहीं आता। देखिए हूटी को डायरेक्ट सपोर्ट चाइना का है और चाइना एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है। चाइना जो कहता है कि ताइवान स्ट्रेट से कोई भी शिप जाएगा वो साउथ चाइना सी हमारा है, कोई भी जाएगा तो हमें पैसे देने होंगे और हमारी कंट्रोल रहेगी। वो वहां पर करना चाहता है कि ये शिपिंग लेन जो है एक वर्ल्ड का कमर्शियल शिपिंग लेन है, जिसमें रूल ऑफ द सी जो हाई सीज का होता है, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन का। और आपने कहा बल अल मंडेब के अंदर में और गल्फ ऑफ एडन और वहां से देखिए अरेबियन सी में, और इसी के कारण अमेरिका ने चलाया था। धीरे धीरे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, आज श्रीलंका भी ज्वाइन कर लिया। उन्होंने चलाया है ना ऑपरेशन प्रोस्पेरिटी गार्डियन, जिसके अंदर में 22 कंट्रीज आ चुके हैं। 12 ने डिक्लेयर किया है, 8 उसमें साइलेंट हैं। आज श्रीलंका भी आ गया, उसने मिलिट्री शिप में उन्होंने डिप्लॉय कर दिया है। तो देखिए ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, हूती के तरह चाइना कर रहा है। यदि इसको छोड़ दिया जाए, इसको छोड़ दें, कहेंगे कि नहीं हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका से आ जाएंगे, ये बंद हो जाएगा ये लेन, तो ये चीजें वो भी एब्सोल्युटली देखेगा कि हम ये कर सकते हैं।
पूरा साउथ चाइना सी, यही लड़ाई है और यही टेस्टिंग ग्राउंड है। इसमें चाइना डायरेक्टली इन्वॉल्व है, रशिया का उसका सपोर्ट है, ट्रांस अटलांटिक लेकिन के सर इस पूरे नीचे। ट्रेड रूट पर खासा असर देखने को मिल रहा है ना, इसीलिए अगली बड़ी खबर का भी मैं यहां जिक्र करना चाहूंगी, क्योंकि भारत पर रेड सी में हुती के हमले का असर साफ नजर आ रहा है। भारतीय निर्यात में बड़ी गिरावट की आशंका है और 30 अरब डॉलर की गिरावट आ सकती है। हालांकि ये बड़ी खबर है इस पूरे ट्रेड रूट को देखते हुए, जिस तरीके से भारत पर रेड सी में हुती के हमले का असर है, इस लिहाज से ये जानना और समझना जरूरी है कि भारतीय निर्यात में भी बड़ी गिरावट की आशंका जताई गई है। रेड सी, जहां पिछले 2 महीने से लगातार हलचल इतनी ज्यादा तेज हो चुकी है कि यहां से मूवमेंट कर रहे शिप्स को टारगेट किया गया और रेड सी में ही नेवी शिप श्रीलंका भेज सकता है। एक और बड़ी खबर आई, श्रीलंका की नौसेना का यह बड़ा बयान, कमर्शियल शिप की सुरक्षा के लिए श्रीलंका नेवी भी है तैयार। हुती की वजह से श्रीलंका को भारी आर्थिक नुकसान, जिसके बाद यह बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ी खबर यह सामने आई है कि कमर्शियल शिप की सुरक्षा के लिए श्रीलंका नेवी भी तैयार है। और अब इराक में अमेरिकी बेस पर हमले को लेकर बड़ी खबर, अमेरिकी सैन्य बेस पर ड्रोन अटैक, डिफेंस सिस्टम में मार गिराए गए ड्रोन। इराक में अमेरिकी बेस पर हमले की तस्वीर आपने देखी, लेकिन सीरिया में इजरायल का बड़ा हमला। एक और बड़ी खबर, ईरान समर्थित गुट पर भीषण बमबारी की गई है, कार्गो ट्रक को तबाह करने का दावा। और बड़ी खबर यह है कि सीरिया में इजरायल जिस तरीके से बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हुआ अटैक। तो सीरिया में बदली इजरायली रणनीति, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सीरिया के खिलाफ इजरायल की रणनीति बदलती हुई नजर आ रही है और सीरिया में बेहद घातक हमलों को इजरायल अंजाम दे रहा है। हालांकि ईरान समर्थित गुटों के काफिले बेस पर बड़े हमले हुए हैं और दमिश्क के एयरपोर्ट पर इजरायल के हमले तेज हो चुके हैं। वहीं आईडीएफ ने सीरिया में हिजबुल्लाह के 19 लड़ाकों को मार गिराने का भी दावा किया है और लेबनान के साथ सीरिया पर हमला आईडीएफ की नई रणनीति का ही हिस्सा माना जा रहा है। बहल सर, ओवर टू यू। ये जानना जरूरी है कि किस तरीके से अब कोई भी ऐसा फ्रंट नहीं बचा है। हालांकि ईरान और सीरिया की तो तब हम बात करते थे जब हमने ये देखा कि किस तरीके से यूएस के बेस हमेशा इनके निशाने पर रहे थे। देखिए, लेबनान को पहले वो अटैक नहीं करना चाहता था, लेकिन जब से साउथ लेबनान से अटैक शुरू हुए तो उनको अटैक करने की वजह से जो एक रूल्स ऑफ एंगेजमेंट पहले होती थी कि हम टारगेट नहीं करेंगे हिजबुल्लाह को, अब उन्होंने हिजबुल्लाह को टारगेट करना शुरू कर दिया है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रुप है वो है कतायब हिजबुल्लाह, उसको भी टारगेट किया जा रहा है। और चाहे वो सप्लाई लाइंस को कट ऑफ कर रहे हो, चाहे वो दमस्कस पे अटैक कर रहे हो, चाहे वो ट्रक्स को, कॉन्वॉयज को कर रहे हो, उसमें अब वो मरने दे रहे हैं और मार रहे हैं हिजबुल्लाह के फाइटर्स को। इसी वजह से जो लीडर्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, जो रेड सी है, रेड सी के एरिया में 12% विश्व का ट्रेड होता है और भारत का जो ट्रेड है वो कम से कम $30 बिलियन का एक्सपोर्ट की ऐसे बात की जा रही है कि उस पे इफेक्ट होगा, क्योंकि 7% के करीब भारत का ट्रेड इफेक्ट होगा अगर वहां से शिप्स ना जाए तो, क्योंकि रेड सी कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को और इंडियन ओशन को, बहुत ही की है, बहुत ही क्रिटिकल है भारत के एक्सपोर्ट्स के लिए। और इसी वजह से एक्सपोर्टर्स ने भी अब भारत के जो हैं उन्होंने अभी अंकुश लगाया है अपने एक्सपोर्ट्स पे, ताकि वो बाद में करेंगे, नहीं तो उनकी शिप्स पे अटैक किया जा सकता है। हालांकि भारत ने 10 शिप्स को वहां भेजा भी है। अब अगर हम दूसरी सिचुएशन देखें, जो जनरल साहब भी बात कर रहे थे, वो ये है कि इनके एक्चुअली पीछे ईरान तो है ही है, लेकिन रशिया और चीन भी है। चीन की जो रणनीति आती है इसके अंदर, वो सपोर्ट करती है सीरिया को भी और वो सपोर्ट करती है हुतीज को भी, और वो एनी ऐसे ग्रुप्स को सपोर्ट करती है जो अमेरिका के अगेंस्ट है, क्योंकि एम चाइना का अमेरिका है, इजराइल नहीं है। इजराइल तो एक रास्ता है। और जंग के लिए तैयार स्वीडन, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसको लेकर एक एक्सक्लूसिव खबर आपके सामने, लेकिन उससे पहले यूक्रेनी सेना पर रूस के बड़े अटैक की, रॉकेट अटैक की ये तस्वीर देखिए। यूक्रेनी सैन्य बेस पर MLRS अटैक। TOS-1A से रूसी सेना ने रॉकेट बरसाए।
ब्लैक सी में रूसी नौसेना का बड़ा युद्ध अभ्यास, ड्रोन्स और नेवल बोट को निशाना बनाया। ब्लैक सी फ्लीट ने रॉकेट बरसाए। ब्लैक सी से बड़े हमले की भी आशंका। बड़ी खबर, यूक्रेन में बड़े हमले की तैयारी में है रूस। यूक्रेन में सैनिकों की संख्या रूस बढ़ा रहा है और यूक्रेन में विध्वंसक हथियारों को भी यूक्रेन बढ़ा रहा है। हालांकि यूक्रेन में एक साथ फिर से बड़े हमले की तैयारी। यूक्रेन के कई इलाकों पर फाइनल कब्जे की यह तैयारी मानी जा रही है। तो इस वॉर फ्रंट पर किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, उसको लेकर तीन बड़ी खबरें आपके सामने। जा देखिए किस तरीके से यूक्रेनी सेना पर रूस का बड़ा रॉकेट अटैक हुआ। वहीं ब्लैक सी में रूसी नौसेना के युद्धाभ्यास को लेकर भी तस्वीरें साझा की गई हैं और यूक्रेन में सैनिकों की संख्या रूस बढ़ा रहा है। यानी यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर कब्जे की तैयारी, फाइनल कब्जे की तैयारी इसे माने जा रहा है। और अब सबसे बड़ी खबर, जहां स्वीडन में युद्ध की आहट। स्वीडन के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, स्वीडन में कभी भी शुरू हो सकता है युद्ध। रूस से युद्ध का खतरा बहुत ज्यादा है। स्वीडन के लोगों को युद्ध के लिए तैयार रहने की सलाह दी जा रही है। स्वीडन के रक्षा मंत्री ने आखिर क्या आशंका जाहिर की है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस आधार पर कह रहे हैं रूस स्वीडन युद्ध की आड़। क्योंकि स्वीडन के रक्षा मंत्री पॉल जॉनसन ने आशंका जाहिर की है स्वीडन में कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है। रूस से स्वीडन के युद्ध की आशंका बहुत ज्यादा है। स्वीडन को लंबे टकराव के लिए भी तैयार रहना होगा और स्वीडन के लोगों को युद्ध की तैयारी करनी चाहिए। सिनासर इसलिए क्योंकि नेटो एक्सपेंशन को लेकर रूस अभी तक सिर्फ चेतावनी दे रहा था, लेकिन क्या स्वीडन इस बात से वाकिफ है कि रूस सिर्फ चेतावनी तक सीमित नहीं रहेगा? देखिए सुरभि, जो स्वीडन का द 32nd मेंबर ऑफ नाटो की बात चल रही थी, उसमें सबसे पहले टर्की अड़ंगे लगा रहा था, उनकी अपनी कंसर्न थी। मगर अब क्योंकि इस्लामी फोबिया लेकर के अभी उन्होंने वो हटा लिया है। अभी केवल हंगरी एक रोकता है। तो ये माना जा रहा है कि जुलाई में जो मीटिंग होनी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नाटो की, उस समय इसकी इनको मिल जाएगा, ये इट विल बिकम द पार्ट ऑफ नाटो स्वीडन। तो स्वीडन के जो राष्ट्रपति हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं और उनके जितने भी हैं कुरान, वो कह रहे हैं कि आपके हमले की वो अपने पब्लिक को तैयार कर रहे हैं। देखिए स्वीडन में 300 सालों से शांति है, वन ऑफ द मोस्ट पीसफुल कंट्री था। फिनलैंड माना जा सकता है कि वो एक फ्रंटलाइन स्टेट है क्योंकि 1300 से भी ज्यादा किलोमीटर वो रशिया के साथ लगता है। केवल ये आप बताइए, जो बाल्टिक सी का इलाका है जिससे जो गर्म हुआ था पहले, क्योंकि इसको ये मानते हैं कि नाटो का लेक है ये, और वो चाहते थे कि नॉर्डिक देश हैं जिसमें नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये लोग ज्वाइन करें। और अभी तो वो ज्वाइन कर रहा है, इसमें आइसलैंड भी है। तो ये सारे के सारे नाटो के जब सदस्य बन जाएंगे और नाटो के एक्सपेंशन का यही मंशा है। भले ही आप देखिएगा 2024 के अंदर में ये स्टेबलाइज, क्योंकि मैटर ऑफ द फैक्ट 18% ऑफ लैंड जो इन्होंने पकड़ा है। बहल सर, एक छोटा सा रिएक्शन मैं इस पर आपसे भी चाहूंगी। ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब स्वीडन खुद बड़े युद्ध और बड़े टकराव की और खुद आशंका जाहिर करते हुए तैयारी की बात कह रहा है। देखिए ये बाल्टिक सी का एरिया है। अगर आप स्वीडन को देखें तो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और नॉर्वे बिल्कुल स्वीडन बिल्कुल सामने आता, उत्तरी भाग में आता है कलिनिनग्राड के। और कलिनिनग्राड में उनकी जो बाल्टिक सी की फ्लीट है और साथ में न्यूक्लियर वेपन्स वहां पोजीशनड है। लेकिन ये सब बहाना है। मेन चीज ये है कि स्वीडन जो करना चाहता है वो मेंबर बनना चाहता है नाटो का। और ये जो बातें की जा रही हैं, ये पॉलिटिकल सिग्नल सिर्फ उसकी तरफ है कि हमें जल्दी से जल्दी मेंबर बनाएं। और ये नहीं है कि कोई युद्ध होने वाला है स्वीडन के साथ। या आप मेरे से ये चीज पे बिल्कुल आप देखिएगा आगे के आने वाले टाइम में कि रशिया कभी भी स्वीडन पे अटैक नहीं करेगा, क्योंकि वो ये वॉर को आगे बढ़ाना नहीं चाहेगा। वो तो वॉर खत्म करना चाहेगा, क्योंकि जितनी एट्रिशन रशिया के ऊपर हो चुकी है इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, तो वो युद्ध को रोकने के लिए कोशिश करेगा। ये स्वीडन का सिर्फ एक रास्ता है नाटो ज्वाइन करने के लिए, जिसके लिए वो इतना बड़ा अपने देश को तैयार कर। चीन का ताइवान प्लान एक्सपोज, क्योंकि बड़ी खबर चीन का विध्वंसक लाइव फायरिंग ड्रिल को लेकर है। और इंपॉर्टेंट ये है कि यहां भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है, जहां चाइना लगातार फायर ड्रिल्स कंडक्ट कर रहा है। और ईस्ट चाइना सी में कंडक्ट की गई फायर ड्रिल्स के बाद ये एक बड़ी खबर सामने आई है। और
हालांकि महत्वपूर्ण यह है कि पिछले 2 दिनों में किस तरीके से लगातार फायर ड्रिल्स को कंडक्ट इस पूरे रीजन में किया जा रहा है। ऐसे में इस हालात को देखते हुए भी चिंता लगातार ताइवान की बढ़ती जा रही है। दूसरी बड़ी खबर ताइवान में एयर अटैक के अलर्ट को लेकर है। ताइवान पर चीन से हमले की आशंका। ताइवान की रक्षा मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। चीन के सैटेलाइट लॉन्च के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। एक बार फिर से बता दें, एक और बड़ी खबर इस फ्रंट पे ताइवान में एयर अटैक के अलर्ट को लेकर और ताइवान पर चीन से हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। और चीन का ताइवान प्लान एक्सपोज, क्योंकि चीन एक साथ 2 प्लान पर कर रहा है काम। ताइवान चुनाव में चीन की बड़ी साजिश है। बीजिंग समर्थक राष्ट्रपति बनाने की चीन की तैयारी को लेकर बड़ा दावा। चीन का प्लान बी है ताइवान से सीधी जंग। चीन का प्लान ए फेल होने पर प्लान बी पर चीन काम करेगा। तो ताइवान में चुनाव चीन कैसे एक्सपोज, इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि 13 जनवरी को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव पर चीन की नजर है। और इंपॉर्टेंट यह है कि ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित चीन कर रहा है। चीन ताइवान चुनाव को लेकर 2 प्लान पर फोकस कर रहा है, जिसमें चीन का प्लान ए है ताइवान में बीजिंग समर्थित उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनवाना। वहीं चीन का प्लान बी है चीन समर्थित राष्ट्रपति नहीं बनने पर सीधी वॉर की तैयारी। चीन के सभी बड़े संगठन और संस्थाएं अभी प्लान ए में लगी हुई हैं। ताइवान के वर्तमान राष्ट्रपति के खिलाफ चीन प्रोपेगेंडा फैला रहा है।